नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। तो हमेशा की तरह 3 विषय, राहुल गांधी वापस जाओ या वोट चोर गद्दी छोड़, रायबरेली में कौन नारा ज्यादा गूंजा। दूसरा, अब तो कागज सबको दिखाना पड़ेगा। और तीसरा, बिहार में इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए सीट पर बंटवारा। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्त मित्रों से कहें कि सब्सक्राइब करने को कहें, और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि आपको एक छोटी रकम हमें हर महीने आर्थिक सहयोग के रूप में देना होता है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात, राहुल गांधी वापस जाओ या वोट चोर गद्दी छोड़, रायबरेली में कौन नारा ज्यादा गूंजा। कल राहुल गांधी रायबरेली की 2 दिन की यात्रा पे आए थे। रायबरेली उनका चुनाव क्षेत्र है, यहां पे वो 2 दिन के लिए पहुंचे थे। आज मोदी जी बनारस में हैं, लेकिन पहले बात हो जाए जरा रायबरेली की। दिनेश प्रताप सिंह वहां के एक एमएलसी हैं, राज्य में मंत्री हैं, और बीजेपी में एक परंपरा चल गई है कि कौन गांधी परिवार को, राहुल गांधी को ज्यादा गाली दे सकता है, कौन इनको ज्यादा तंग कर सकता है, उससे नंबर बढ़ते हैं। तो भाई दिनेश प्रताप सिंह को लगा रायबरेली के रहने वाले हैं, उनके भाई पहले एमएलए एक बार कांग्रेस से रहे हैं, पिछली बार बीजेपी से लड़े लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने हार गए। तो उनको लगा कि ये मामला जरा जमा लिया जाए बीजेपी में। पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के ही बूते पे पूरे जीवन भर राजनीति किए, लेकिन जब जैसा होता है, जब आजकल जरा बीजेपी का पलड़ा भारी है तो उधर चले गए हैं। दिनेश प्रताप सिंह खुद कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनका घर सिविल लाइंस में पंचवटी में है रायबरेली में। जैसा सूचना मिली कि एक 40-50 लोगों को लेके, जो लोग चुपचाप, पहले किसी को नहीं पता था, उनके घर की जो गली थी उसी में छुपे हुए थे। राहुल गांधी जब उस तिराहे पे पहुंचे, चौराहे पे पहुंचे, तो वहां पे एकदम से लोग निकल के राहुल गांधी वापस जाओ, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाने लगे। अब राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी आगे पहुंचे, उनको बुलवाया, उसमें से कुछ लोग आए, उनसे हाथ मिलाया और फिर उनसे पूछा कि आप मुझे नारा क्यों लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई नारा इसलिए, उसमें से कुछ लोगों ने तो कहा कि नहीं, हमें तो मतलब उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। एक आध लोगों ने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री के मां को गाली दी गई है। तो उन्होंने कहा मैंने गाली दी? नहीं, आपने नहीं दी। तो फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और लब्बो-लुआब ये कि अंत में ये हुआ कि वो लोग राहुल गांधी जिंदाबाद, उसमें से कुछ वोट चोर गद्दी छोड़, और कुछ राहुल गांधी के साथ सेल्फी भी खिंचवाने लगे। तो ज्यादा नारा गूंजने लगा वोट चोर गद्दी छोड़। ये सारा मामला ये था कि वहां पे जो एमएलसी का चुनाव है वो शिक्षक वाली कंस्टिट्यूंसी होती है, उसी से लड़ रहे हैं हमारे दिनेश प्रताप सिंह। दिनेश प्रताप सिंह के जो भाई हैं वो एक बार एमएलए रहे हैं हरचंदपुर सीट से, पिछली कांग्रेस के टिकट पे, लेकिन पिछली बार वो बीजेपी के टिकट पे हार गए थे। और ऐसा वहां के लोगों का कहना है कि रायबरेली के लोगों को ये बुरा लगा है जिस तरह से राहुल गांधी का रास्ता रोका गया है। दे हैव नॉट लाइक्ड इट। और इसका दुष्परिणाम दिनेश प्रताप सिंह के जो एमएलसी का चुनाव उस पर भी पड़ेगा, और उनका कहना है कि अब तो उनके घर का कोई जीवन भर रायबरेली से एमएलए बनने भी मुश्किल रहेगा। अब इसी के सामने दूसरी बात क्या हुई, जब ये हुआ तो यहां पे अजय राय हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तेज तर्रार हैं। उन्होंने और उनकी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग चल रहे हैं बनारस। मोदी जी आज बनारस आए हुए हैं, और मोदी जी के सामने वही वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। मोदी जी के साथ विदेशी मेहमान के स्वागत में आए हैं। अब ये तो बड़ा भारी एम्बेरसमेंट है। तो अजय राय को लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया गया कि आप निकल ही नहीं सकते हैं, आप बनारस जा ही नहीं सकते हैं। तो वो हाउस अरेस्ट में है, मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन
अब मोदी जी को ये डर हरदम रहेगा कि जहां भी जाएंगे, देखिए काला कपड़ा पहनने वाले को अंदर नहीं जाने देंगे, काला दुपट्टा पहन के कोई लड़की जा रही है उसका काला दुपट्टा नहीं जाने देंगे, काला तो कुछ हो ही नहीं, लेकिन मुंह पे क्या टेप लगा दिया जाएगा सबके। अब ये नारा हर जगह गूंजेगा मोदी जी, आप इससे नहीं बच सकते हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर, ये लोगों की जबान पे चढ़ गया है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरा, अब तो कागज सबको दिखाना पड़ेगा। आप ये कहेंगे भाई क्या कागज दिखाना पड़ेगा और क्या ये सबको दिखाना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हैं। ऐसा है कि कल इलेक्शन कमीशन ने सारे राज्यों के सीईओ, जो उनके चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं राज्य के, और जो उनका इलेक्शन कमीशन, उनकी एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में उन्होंने बताया कि बिहार मॉडल कितना सक्सेसफुल रहा है, कितना बढ़िया रहा है, और इसमें क्या क्या हमने झंडे गाड़ दिए हैं। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया होगा कि जो काम हमारा नहीं वो भी काम हम कर रहे हैं, और जो हमारा काम है वो धीरे से हमने टिका दिया है पॉलिटिकल पार्टीज के सिर पे। बिहार वाले का एक उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और कहा गया कि क्या बिल्कुल जबरदस्त आपने काम किया है। हालांकि बिहार की में क्या काम हुआ ये हमको, आपको सबको पता है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट भी अपनी माथापच्ची कर रहा है। और उन्होंने कहा कि बिहारी की तर्ज पे, बिहार मॉडल की ही तर्ज पे अब पूरे देश में ये एसआईआर लागू होगा। ये क्या है, ये थोड़ा इसलिए कर लें कि आप सब लोग समझ लें कि क्या आ रहा है। आपको जो लग रहा था ना कि हमसे क्या मतलब, बिहार वालों से मतलब हमसे, आपके दरवाजे भी, आपके यहां भी ये पहुंच रहा है। 24 जून 2024 को इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर निकाला बिहार के लिए, और अब वो ये कह रहे हैं बिहार से इसकी शुरुआत हुई, अब ये तो पूरे देश में चलेगा। उसमें उन्होंने कहा कि अब हम 3 श्रेणी के मतदाताओं में, उन्होंने 2003 की जो मतदाता सूची थी उसमें 3 तरह के मतदाताओं को आइडेंटिफाई किया, और उस ऑर्डर में के अनुसार 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसके सारे लोग जो वोटर लिस्ट में थे उनको भी एनुमरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। जो वोट वाला फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा, सबको भरना पड़ेगा। आप पहले से हैं, नहीं हैं, अनारे हैं, आप 50 साल के हैं, आप 100 साल के हैं, लेकिन भरना सबको पड़ेगा। दूसरा, 2003 के बाद जिन लोग नए वोटर के रूप में जुड़े हैं, जो भी, मैं फिर से कह रहा हूं, 2003 के बाद जिनका नाम मतदाता सूची में आया है, उनको प्रूफ एज अ प्रमाण पत्र देना होगा अपने जन्मदिन, जन्म दिवस मतलब डेट ऑफ बर्थ, और जन्म स्थान प्लेस ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र। डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन का, और जन्म कहाँ हुआ है, जन्म निवास हुआ, उस दोनों का प्रमाण पत्र आपको, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ये दूसरी कैटेगरी हुई 2003 के बाद जिन लोगों के नाम जुड़े हैं। एक तीसरी कैटेगरी भी है, 1 जुलाई 1987 के बाद जो पैदा हुए हैं। अब टेक्निकली 1 जुलाई 87 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, टेक्निकली मैं बोल रहा हूं, वो 18 साल के कब होंगे? वो 18 साल के होंगे 2005 में। इन लोगों को अपने तो प्रमाण पत्र दोनों देने ही होंगे, डेट ऑफ बर्थ और प्रूफ प्लेस ऑफ बर्थ, अपने अलावा अपने माता पिता का भी देना होगा। 3 कैटेगरी हो गई ना। और ये जो अपने माता पिता का देना होगा, ये रिक्वायरमेंट बेसिकली सिटीजनशिप एक्ट जो 1965 का है उससे एक तरह से लिंक किया जा रहा है। जो सिटीजन एक्ट 1965 है उसके अनुसार अगर नागरिकता का प्रमाण वो करने के लिए आपको अपने माता पिता का भी प्रमाण पत्र देने होते हैं, ये उससे लिंक कर दिया गया है। हालांकि नागरिकता का देखना काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है, लेकिन वो काम उसने बखूबी अपने सिर पे ले लिया है। अब जो ज्यादा जहां पे पेच है, जब ये 24 जून का ऑर्डर आया इलेक्शन कमीशन का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये 11 प्रमाण पत्र आप इसके अपने फॉर्म के साथ जमा करेंगे, और उसकी लिस्ट जारी कर दी थी। लेकिन उस 11 में 3 इंपॉर्टेंट प्रमाण पत्र जो ज्यादा सुलभ हैं, जो ज्यादा लोगों के पास हैं, वो नहीं थे। क्या क्या नहीं था? आधार कार्ड उस 11 में नहीं है, एपिक कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो फोटो पहचान पत्र इलेक्शन का, वो उसमें नहीं है। और तीसरा राशन कार्ड, ये उसमें नहीं है। ये 3 जो सबसे सुलभ पहचान पत्र हैं वो उसमें नहीं है। अब क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, कई लोग आए, एडीआर आए, इंडिविजुअल लोग आए, पार्टीज आई, ये सब हुआ। सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस के बाद उन्होंने अभी 2 दिन पहले आधार को कहा है कि ये दिस विल बी द 12th डॉक्यूमेंट, एंड दे आर साइलेंट एज फार एज एपिक इज कंसर्न, वोटर पहचान पत्र, एंड दे आर साइलेंट एज फार एज राशन कार्ड इज कंसर्न, उसको नहीं बोला है। और ये जो आधार बोला है वो भी कहा है कि केवल पहचान पत्र के रूप में इसके वो है बाकी, और वो मान नहीं रहे थे, लेकिन 2 महीने बाद अब उसको जबरदस्ती एक तरह से वो उसमें घुसाया गया है। मेरे हिसाब से ये आप कुछ भी कह लीजिए कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन मेरे जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो भारत के लेवल पे ये होगा, कुल जब ये आपने इस बात को कहा था तो 7 करोड़ माफ कीजिएगा 7 करोड़ 89 लाख 7 करोड़ 89 लाख लोग आपकी वोटर लिस्ट में थे। अब उसमें से 65 लाख लोगों को आपने बाहर कर दिया, जिसमें आप कहते हैं कि कुछ 20 लाख लोग मर गए हैं और कुछ लोगों का डुप्लीकेट है, कुछ बाहर हैं, कुछ मिले नहीं, इत्यादि इत्यादि। आपके पास 7 करोड़ 24 लाख लोगों की ही लिस्ट है, और उनके अभी प्रमाण पत्र किसके जमा हुए हैं किसके नहीं, इसमें क्लैरिटी बहुत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं 75% के हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं अभी भी चल रहा है, वो अभी प्रोसेस चल रहा है। लेकिन बिहार में कुल लोग जो जिनमें पात्रता है वोट देने की, जो 18 साल के ऊपर हो चुके हैं भारत में, उनको दे आर एलिजिबल टू गिव वोट, वो लोग हैं 8 करोड़ 18 लाख। अब भारत का जो एवरेज है, जो ये डिटेल है कि जो भारत में जो एलिजिबल वोटर्स लोग होते हैं, ऑफ एलिजिबल एज, जो वोटर बन सकते हैं, वो 99% लोग उसमें कवर रहते हैं। बिहार में एवरेज कम है, वहां पे 97% लोग उसको कवर कर पाते हैं, लेकिन बाकी जगह 99 है। नई लिस्ट आने के बाद जो नई लिस्ट SIR की हुई है, तब ये संख्या घट के 87% रह गई। तो बड़े लोगों को इस वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, और ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही मुश्किल और गंभीर विषय है, क्योंकि आपका एक तरह से लोकतंत्र में वोट देने के अधिकार को छीन लिया गया है। अगर 8 करोड़ 18 लाख लोगों में आज मोटे तौर पे 7.25 करोड़ लोग ही वोटर हैं, मोटा एक अंदाज हम कह रहे हैं 1 करोड़ वोटर आपने यहीं से हटा दिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो करीब आपने 13-14% लोगों को कम कर दिया, तो भारत के जो टोटल वोटर लिस्ट है उसमें 13-14% अगर आप कम कर रहे हैं, और आप किसको कम कर रहे हैं वो आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। 2 काम इसमें अजीब से हुए। एक BLA नाम की एक लोगों का वजूद में आई, और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कि भाई BLA का, और BLA कौन है, वो पॉलिटिकल पार्टी का बूथ लेवल असिस्टेंट, जो ये कहा गया कि नहीं ये इसकी जिम्मेदारी है। कहीं ये मेंशन नहीं है, BLA का इससे कोई लेना देना नहीं है। वोटर बनाना, वोटर काटना, वोटर में नाम जोड़ना, ये केवल और केवल इलेक्शन कमीशन का काम है। ये इसमें कहीं से भी दूर से भी BLA नहीं है। BLA जो है वो इलेक्शन कमीशन का आदमी होता है जो ये काम करता है, BLA पॉलिटिकल। लेकिन अब उन्होंने कह के आम आदमी को भी लग रहा है कि नहीं साहब BLA तो बहुत जरूरी है, क्योंकि BLA तो पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। किया क्यों गया है? किया इसलिए गया है कि अब जो बीजेपी के सो कॉल्ड पन्ना प्रमुख और जो ये सब लोग हैं, इनको वैधता मिलेगी, और नाउ दे बिकम द एक्चुअल पीपल जो कंट्रोल करेंगे वोट को, और इनको BLA बना के वहां घुसा दिया गया है। नहीं तो ये इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टी से इससे क्या मतलब भाई, उनकी कौन सी जिम्मेदारी? और जो मोदी जी की एक बार बार बात होती है ना कि मैं तो चाहे कुछ हो जाए, मैं इंप्लीमेंट कराए बिना नहीं मानूंगा, वो भी एक खामियाजा उसका भी वो कर रहे हैं। जो मोदी, मैं तो नहीं मानूंगा चाहे कुछ हो जाए, नोटबंदी हुई थी, चाहे लोग मरे चाहे जिए, मुझसे क्या है, मैं मानूंगा नहीं। अब आखिरी बात कर लें, बिहार में इंडिया गठबंधन बनाम NDA सीट बंटवारा। मैं आज ज्यादा बात इंडिया गठबंधन की करूंगा। देखिए ऐसा है, बिहार में जब 2020 का इलेक्शन हुआ तो RJD 144 सीट पे लड़ी, 75 जीती, कांग्रेस 70 पे लड़ी, 19 जीती, CPI-ML 19 पे लड़ा, 12 जीता, CPI 6 पे लड़ा, 2 जीता,
और सीपीएम 4 पे लड़े, 2 जीते। कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। टोटल 243 सीट में 110 सीट पे गठबंधन जीता। 122 सीट चाहिए, उससे 12 एमएलए पीछे था, कोई ऐसी हार नहीं थी, और जो टोटल वोट्स थे वो करीब करीब बराबर थे। मैंने आपको समझाने की दृष्टि से कि कांग्रेस ने ये कहा है, कांग्रेस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कल, कि भाई ऐसा है कि हम लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारे साथ नए दल आ रहे हैं उनको अकोमोडेट करना है। 2 नाम लिए गए हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक नाम लिया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन का, भाई वो हम लोग के साथ लड़ना है, उनको कहीं अकोमोडेट करना है। और दूसरा नाम लिया गया है पारस का, जो रामविलास पासवान के भाई हैं, कि उनका जो फैक्शन है उसको कहा गया उनको अकोमोडेट करना है। इसके अलावा मुकेश साहनी हैं ही, कहीं ना कहीं AIMIM वाले भी इसमें बार बार कह रहे हैं ओवैसी जी कि भाई हम इनके साथ लड़ना है, मुझे ये सब लोगों को अकोमोडेट करना है। कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया है कि भाई ठीक है, अगर आपको नए साथियों को लाना है तो जिसके इसके पास है सबको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये आरजेडी चूंकि सबसे बड़ा दल है तो शायद सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस उसका होगा, फिर कांग्रेस का होगा, फिर जो भी दल है। दूसरा, कांग्रेस ने कहा है कि भाई एक चीज और देख लीजिए, आप केवल सीट की बात नहीं करिएगा, आप कौन सी विनेबल सीट है, कौन सी बिल्कुल 100% हारी हुई सीट है, उसका भी मतलब बात रखी जाएगी, उसको भी वेटेज दिया जाएगा। क्योंकि आप कहने को तो कहते हैं कि 70 सीट लड़े, लेकिन कांग्रेस का यह मानना है कि उस 70 में से ज्यादातर सीटें ऐसी थी जिसमें कांग्रेस या विपक्ष की पार्टी जीत ही नहीं सकती थी। मैंने एक जिले का समझ के लिए आपके साथ वो कर लिया है, उस जिला है पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। वो जिला मैंने इसलिए लिया कि मेरा जो गांव, मेरा जो जिला है उससे लगा हुआ जिला है, उससे सटा हुआ जिला है। पश्चिम चंपारण में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। उस 9 विधानसभा क्षेत्र में 8 एनडीए जीता था पिछली बार, और 1 इंडिया गठबंधन जीता था, वो भी CPI-ML। अब इस 9 जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है बीजेपी का, उस 9 में से 7 सीट लड़ता है, कांग्रेस को दी जाती है उसके मतलब सीट शेयरिंग के रेशियो में। 9 में से 7 कांग्रेस, 1 आरजेडी, 1 CPI-ML। CPI-ML अपनी सीट जीत लेता है। बाकी सीटों की बात कर लें जरा, जो 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं, कि वो जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई हमें आप विनेबल सीट भी दीजिए, आप केवल हारी हुई सीट देके फिर हमारा नंबर वो होता है। अब इन पश्चिमी चंपारण की 9 सीट में से मैं जल्दी से कर दे रहा हूं कि कांग्रेस के पास क्या क्या है। कांग्रेस कहां सेकंड आई थी, जीती तो कहीं नहीं थी। वाल्मीकि नगर 2010 से बनी, जब से बनी तब से एनडीए के कब्जे में है, आज तक कांग्रेस नहीं जीती है, उनका स्ट्रांग होल्ड है। रामनगर 1990 से अब तक 18 बार इलेक्शन हो चुके हैं, लगातार एनडीए के कब्जे में ये सीट रही है। केवल 1985 में कांग्रेस जीती थी, उसके बाद ये लगातार एनडीए के, मतलब एनडीए और पहले जो भी उसका नाम था उन्हीं के पास रही है। रामनगर के बाद नरकटियागंज नई कंस्टिट्यूंसी है, 2010 में बनी। 3 बार इसमें चुनाव हुए, एक बार इसमें यहां पे एक बार कांग्रेस का कैंडिडेट 2015 में जीता। और ये याद रखिएगा 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर और कम्युनिस्ट ये मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी वर्सेस रेस्ट था एक तरह से। तो वहां एक बड़ा कारण यह भी था, कांग्रेस वहां से चुनाव जीती थी। चौथी कंस्टिट्यूंसी है बगहा, आपने छितौनी बगहा पुल का भी सुना होगा, वहां शुगर मिल का भी सुना है, ये सब चीजें हैं। बगहा में सन 2000 में आरजेडी लास्ट जीता था एक बार, मतलब इंडिया गठबंधन का कोई सहयोगी दल, और कांग्रेस लास्ट में 1985 में जीती थी। इस बार भी कांग्रेस को ये सीट मिली थी। उनमें 2005 से अभी तक 6 चुनाव हुए हैं और हर बार बीजेपी जीतती हुई आ रही है। मैं इसके बाद नौतन एक कंस्टिट्यूंसी है, नौतन 1985 में कांग्रेस जीती थी और 2000 से 7 इलेक्शन हुए हैं, उसमें सारे इलेक्शन में एनडीए जीती है, एक बार बीएसपी 2009 में जीती थी। उसके अलावा सारे इलेक्शंस बीजेपी जीतती आ रही है या एनडीए जीतती हुई आ रहा है। एक कंस्टिट्यूंसी चनपटिया 2000 में बीजेपी जीती,
और तब से लगातार जीतती हुई चली आ रही है 2000 से। कांग्रेस यहां से एक बार जीती है, थी लास्ट, मतलब एक बार नहीं, जो लास्ट जीती थी 1972 में जीती थी, अब से 53 साल पहले जीती थी। उसके बाद यहां कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई। तो ये सीट भी कांग्रेस को दी गई है, दी गई थी पिछली बार। मैं अब आ जाइए लोरिया। लोरिया में आरजेडी सेकंड रहा। ये मैंने ऊपर 7 बता दिए कि कहां कहां कांग्रेस सेकंड रही, सब जगह करीब करीब भगवा बीजेपी का कंट्रोल है। अब आ जाइए लोरिया। लोरिया में आरजेडी को ये सीट मिली थी, वो सेकंड नंबर पे रहे, लेकिन 2005 से यहाँ एनडीए लगातार जीत रहा है। एक बार सन 2000 में कांग्रेस का भी कैंडिडेट जीता था, ये भी फैक्ट है। अब आ जाइए सिकटा, जो नवी कंस्टिट्यूंसी है। सिकटा सीपीआईएमएल ने जीती। अब तक 18 इलेक्शन हो चुके हैं सिकटा में, जब से देश आजाद हुआ 1952 से। उसमें से 6 बार कांग्रेस जीती है, 6 टाइम्स। स्वतंत्र पार्टी, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, चंपारण विकास पार्टी, जेडीयू, बीजेपी, सब लोग एक बार चुनाव जीते हैं। और जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट 2 बार चुनाव जीते हैं। ये फिगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि समझिए कि कांग्रेस को जो 7 सीटें मिलती हैं वेस्ट चंपारण में, वो कहीं कोई वहां से, जहां से 2 बार ये हुआ कि नहीं कोई जीती, वो इसलिए जीती क्योंकि कांग्रेस गठबंधन में लड़ रही थी। बेतिया और रामनगर, इस 2 जगह 2015 में कांग्रेस की ने जीत हासिल की, लेकिन उस समय तीनों पार्टी एक थी, ये ध्यान रखना होगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अब जरा एनडीए में आ जाइए। यहां तक बात हो गई, मोर और लेस ये है कि भाई रीजनेबल बात है, ये सेटल हो जाएगी। एनडीए में क्या हो रहा है? एनडीए में रोज सिर्फ टॉगल हो रहा है। पहले भारत ये जो वोट अधिकार यात्रा थी, उससे पहले ये था कि नहीं, नीतीश कुमार को 40-50 सीट देंगे। अब यह नहीं भैया, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि मुझे 1 सीट भले ही ज्यादा मिले, मुझे 1 सीट ज्यादा चाहिए ही चाहिए बीजेपी से। दूसरा वो एक काम ये कर रहे हैं नीतीश कुमार को, बीजेपी की बिना परवाह किए हुए वो अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दे रहे हैं, वो कैंडिडेट अनाउंस कर रहे हैं। नो, ऐसे में ऐसा लगता है कि एनडीए में ज्यादा रोष, ज्यादा लोगों का आपस में भाई हमें नहीं असंतोष ज्यादा है, और टिकट के समय आते आते ज्यादा खतरा और ज्यादा झटका एनडीए को लगने का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।